नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बहादुर शाह जफर के बारे में पूरी विस्तार पूर्वक एक-एक घटनाओं को एक कहानी के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। अगर इसे सामान्य भाषा में देखें तो जब अकबर द्वितीय गद्दी पर बैठे हुए थे, तो उनका मन था कि हमारा बड़ा पुत्र मिर्ज़ा जहांगीर हमारा उत्तराधिकारी बने, गद्दी पर बैठे। लेकिन वह एक उग्र स्वभाव के थे और शराब भी पीते थे वह। उन्होंने एक अंग्रेज अधिकारी सेटोन पर हमला कर दिया, जिससे कि अंग्रेज ने उनको इलाहाबाद के किले में कैद कर दिया और उन्होंने कहा कि अब आपका बड़ा पुत्र मतलब मिर्ज़ा जहांगीर आपका उत्तराधिकारी नहीं बनेगा। तो मिर्ज़ा जहांगीर को गद्दी पर बैठने से मतलब सम्राट बनने से अंग्रेजों ने रोक दिया। तो उनका छोटा पुत्र बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहा कि यह सम्राट बनेंगे। तो जैसे ही अकबर द्वितीय की मृत्यु हुई, तो बहादुर शाह जफर को गद्दी पर बैठा दिया गया। गद्दी पर जब बहादुर शाह जफर बैठे, तो उनको प्रशासन और राजनीतिक के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि उनका जो जीवन व्यतीत हुआ था, उनका जीवन जो बीता था, वह कहीं न कहीं अंग्रेज़ों के शासन में ही बीता था। तो उनको उतना मौका नहीं मिला था कि कोई भी युद्ध और प्रशासन के बारे में कुछ जानने और सीखने के लिए, क्योंकि उनके पिता भी देखें तो केवल अंग्रेज़ों के लिए काम करते थे। वह वास्तविक शासक नहीं थे, केवल नाम मात्र के शासक थे। तो ये सब बहादुर शाह जफर को सीखने का मौका नहीं मिला। लेकिन उन्होंने काफ़ी साहित्य, शायरी पर उन्होंने अपना एक लंबा समय उस पर उन्होंने गुजारा। बहुत सारी गज़लें लिखीं, शायरियाँ लिखीं, साहित्य का वह सम्मान करने लगे। तो उस समय भले ही सारी शक्तियाँ बहादुर शाह जफर के पास नहीं थी, लेकिन उनके दरबार में शेरो शायरी बोलने वाले, गज़ल बोलने वाले, साहित्य का से संबंधित जो भी कवि थे, उनको बहादुर शाह जफर अपने दरबार में रखते थे। तो उस समय साहित्य और संस्कृति का काफ़ी विकास हुआ उस समय। फिर बाद में 1857 की क्रांति हुई। जब क्रांति हुई तो उसके बाद उनको नेतृत्व करने का मौका मिला और उन्होंने नेतृत्व किया भी। फिर उन पर राजद्रोह का आरोप लगा और दिल्ली के लाल किले में उन पर मुकदमा चलाया गया। मुकदमे के बाद उनको रंगून भेज दिया गया, जो कि आज का म्यांमार है, और वहाँ उनकी मृत्यु हो गई। तो हम ये सब सारी घटनाओं को एक-एक कर कर देखते हैं और समझते हैं। परिचय देखें अगर हम तो जन्म 24 अक्टूबर 1775 दिल्ली में हुआ। पिता अकबर शाह द्वितीय, जो कि 1806 से लेकर 1837 तक शासन किए थे वो।
और भी देख लेते हैं। अगर माता की बात की जाए तो लाल बाई, जो कि हिंदू मूल की महिला थी, जिनके कारण जफर के संस्कार मिश्रित संस्कृति से भरे रहे। अगर आप देखें तो बहादुर शाह जफर के पिता तो मुस्लिम हैं, अकबर द्वितीय, लेकिन उनकी मां लाल बाई, जो कि एक हिंदू महिला है। तो आपको यहाँ पर देखा जाए तो बहादुर शाह जफर को एक मुस्लिम धर्म और हिंदू धर्म दोनों के बारे में सीखने का इनको मौका मिला, क्योंकि पिताजी इनके मुस्लिम आते हैं धर्म से, लेकिन माता वह हिंदू हैं। तो बहादुर शाह जफर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के बारे में सीखने और समझने को उनको मौका मिला। और भी देखते हैं। शिक्षा देखें तो फारसी, अरबी, तुर्की, उर्दू और इस्लामी ग्रंथों का अध्ययन किए, तो काफ़ी शिक्षा अच्छी है इनकी। और भी देखते हैं। शुरुआती जीवन कठिन रहा। इनका जो शुरुआती जीवन है वह कठिन रहा। क्यों कठिन रहा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि गद्दी के लिए प्रतिद्वंदिता थी। उनके भाई मिर्जा अबू जफर गद्दी के लिए मजबूत दावेदार थे। जो मिर्जा अबू जफर हैं वह भी गद्दी के लिए मजबूत एक दावेदार थे। और अगर देखा जाए तो इनके एक बड़े भाई मिर्जा जहांगीर तो थे ही, लेकिन उनको अंग्रेजों ने कहा कि हम इनको उत्तराधिकारी नहीं बनाएंगे, इनको हम सम्राट नहीं बनाएंगे, क्योंकि वह कहीं न कहीं अंग्रेजों के लिए वह अच्छा साबित नहीं हो सकता था। क्योंकि ऐसा अंग्रेज सोचते थे कि हमारे बारे में मिर्जा जहांगीर की जो सोच है वह गलत है। तो अंग्रेज उनको उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिए। तो इतनी बातें आप समझे होंगे। और भी देखते हैं। फिर अब व्यक्तित्व की बात कर लेते हैं कि बहादुर शाह जफर का व्यक्तित्व कैसा था। स्वभाव से शांत रहता था, धार्मिक और सूफी विचारधारा से जुड़े हुए थे। मतलब कि जो बहादुर शाह जफर हैं वह स्वभाव से वह शांत रहते थे। वह कोई उग्र प्रभाव की विचारधारा के वह व्यक्ति नहीं थे। जिससे भी मिलते थे तो शालीनता से वह बात करते थे। उनकी शब्दों में काफ़ी शांति दिखती थी। मतलब कि कोई ऐसे बातें वह नहीं करते थे जो कि किसी के विचारों को ठेस पहुँचे। तो मतलब कि आप कह सकते हैं कि यह काफ़ी नरम स्वभाव के थे यह। और भी देख सकते हैं। शायरी, बचपन से ही गज़ल लिखना शुरू किया। उन्होंने उर्दू शायरी में जफर उपनाम अपनाया। देखें तो बहादुर शाह जफर बचपन से ही शायरियाँ लिखते थे और उन्होंने अपने नाम में जफर शब्द जोड़ा, मतलब कि अपनाया। जफर का मतलब होता है कि विजेता। तो पहले नाम था इनका बहादुर शाह, लेकिन जब उन्होंने जफर जोड़ दिया तो बहादुर शाह जफर कहलाया। तो यह शायरी भी कर रहे हैं, गज़लें भी लिख रहे हैं, क्योंकि इनको उस समय इनका जन्म हुआ है, उस समय इनका लालन पालन हुआ है, जो कि अंग्रेजों का उस समय कब्जा हो चुका है पूरी अच्छी तरह से।
जब कब्जा हो गया है तो आपको शासन प्रशासन के बारे में जानने का उतना मौका नहीं मिला, क्योंकि जब आप अंग्रेजों के लिए ही काम कर रहे हैं, उनके पिताजी अंग्रेजों के लिए ही काम करते थे, खुद वह अपना निर्णय खुद ले नहीं सकते थे बिना अंग्रेजों की मर्जी से, तो आप अपने पुत्र को कैसे राजनीति और प्रशासन के बारे में जानकारी दे सकते हैं। तो यहाँ पर बहादुर शाह जफर को राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में उतनी जानकारी नहीं थी तो केवल थोड़ी बहुत थी, और उन्होंने अपना जीवन का एक लंबा समय साहित्य और धर्म ग्रंथों को अध्ययन करने में लगाया, जिससे कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, बहुत सारी शायरियाँ लिखी, गज़लें लिखे। तो और भी हम लोग देखते हैं। देखें युवा अवस्था पर में कैसे थे वह, युद्ध या राजनीति में सक्रिय नहीं रहे। अगर देखें बहादुर शाह जफर युवा अवस्था में युद्ध और राजनीतिक व्यवस्था में वो सक्रिय नहीं रहे, मतलब उनको उतनी रुचि नहीं थी उनको। लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो एकदम साफ उसके बारे में नहीं जानते थे, जानते थे लेकिन उतना नहीं जानते थे जितना कि एक सम्राट, एक शासक को जानना चाहिए, उतना नहीं जानते थे। लेकिन फिर भी इनको पास राजनीति की समझ थी, राजनीति के बारे में जानते थे, लेकिन उतना नहीं जानते थे जितना जानना चाहिए। और भी देखते हैं, उनका मन हमेशा साहित्य, संगीत और कला की तरफ रहा। देखें तो बहादुर शाह जफर का ध्यान कला, संगीत की तरफ रहा। उन्होंने साहित्य पर अपना काफ़ी लंबा समय गुजारा। जब उन्होंने काफ़ी लंबा समय गुजारा तो उनसे बहुत सारी सीखने को उनको इनको मिला, क्योंकि इनका ना साहित्य की तरफ एक झुकाव था। काफ़ी इनको साहित्य पढ़ना, लिखना इनको पसंद था, प्रिय था। तो इसीलिए यह साहित्य को काफ़ी अधिक महत्व देते थे यह। और भी देखते हैं, गद्दी पर बैठना 1837, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। 28 सितंबर 1837 अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठे। मतलब कि 28 सितंबर 1837 को अकबर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठे। उम्र 62 वर्ष, यानी बूढ़ी उम्र में सत्ता मिली। जब बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठे तो उस समय इनकी उम्र 62 वर्ष थी। मतलब कि एक वृद्धावस्था में इनको गद्दी मिली, क्योंकि 62 वर्ष एक काफ़ी लंबा समय होता है। तो बूढ़े जब हो गए वह तो उनको गद्दी मिली 62 वर्ष की। तो उस समय आप जानते ही हैं कि लोगों का झुकाव धर्म की तरफ ज़्यादा हो जाता है। साहित्य और शांति में वो लोग अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लोग उतना किसी से झगड़े मोल नहीं लेना चाहते हैं। तो आप देखेंगे वही हाल बहादुर शाह जफर में दिखेगा कि एक शांत व्यक्ति की तरह वो उनका शासनकाल गुजरता है, क्योंकि खुद वह 62 साल के हो चुके हैं, और 62 साल के बाद कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम अपना जो भी समय बचा हुआ है वह शांति में गुजारें। कोई भी ऐसी परिस्थितियां ना बनाएं जो कि हमारे आने वाले समय
के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो। तो यहाँ पर वह भी बात हो सकती है, क्योंकि समय अगर एक समय के बाद व्यक्ति अपने जो भी उग्र स्वभाव होता है वह समाप्त हो जाता है, वो शांति की बात लोग करने लगते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में लोग उग्र स्वभाव के नहीं रह जाते हैं, शांति में विश्वास रखते हैं करने में। और भी देखते हैं, सत्ता की स्थिति देख लेते हैं, नाम मात्र की, क्योंकि उस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की असली ताकत बन चुकी थी। देखें तो उस समय सत्ता थी तो केवल वह नाम मात्र की थी। आप केवल गद्दी पर बैठे हुए हैं, लेकिन आपके पास कोई भी राजनीतिक, प्रशासनिक और खजाना की आपको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं है। आपके अंदर में कोई सेना नहीं है, कोई प्रशासनिक व्यवस्था भी आपके अधीन नहीं है। यहाँ तक कि आपके पास खजाने पर भी कोई हक नहीं है। तो मतलब कि आप एक नाम मात्र के शासक हैं और वास्तविक शासक अंग्रेज हैं, और अंग्रेज आपको गद्दी पर बैठाए हुए हैं। एक बात और भी आ सकती है कि अंग्रेज क्यों न खुद ही शासन कर सकते थे, क्यों न सम्राट को हटा सकते थे। वो उनको दिखाना था, क्योंकि अगर वो सम्राट को हटा देते थे अगर अचानक डायरेक्ट, तो जनता में साफ साफ दिखने लगता कि सम्राट अब रहे नहीं, सम्राट को हटा दिया गया और जो भी अंग्रेज हैं यहाँ पर शासन करने लगे। तो यह बातें जनता को साफ साफ दिखने लगती और जनता विद्रोह कर देती। तो इसीलिए अंग्रेज खुद आगे बढ़कर शासन नहीं कर रहे थे, इसीलिए। और वह सम्राट सम्राटों को सामने रखते थे और सारी कामकाजें वह अपनी मर्जी से कराते थे उनको। यहाँ तक कि पेंशन भी देने लगे थे वो लोगों को, क्योंकि बहादुर शाह जफर को भी पेंशन मिलेगा, इनके पिता को भी पेंशन मिलता था। तो देखते हैं और भी। देखें तो यहाँ पर अंग्रेजों ने उन्हें केवल एक पेंशनधारी राजा बना रखा था। मतलब कि अब केवल एक पेंशनधारी राजा बना चुके थे अंग्रेज इनको, कि आपको एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा और आपको कोई भी कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपको, बस पैसा लीजिए और आप शांत रहिए और जो भी हम कहते हैं उस पर कार्य कीजिए। क्योंकि एक केवल मोहर ही तो लगाना होता था कि हम मोहर लगा दिए स्टाम्प पेपर पर और हमारी अनुमति मिल गई। तो केवल जो भी सम्राट हैं, जो भी मुगल की गद्दी पर जो बैठे हैं, वह केवल एक मोहर, मतलब उसी के अंदर ही सिमट कर वह रह गए, कि मतलब आपको केवल जो भी निर्णय निकलता है, जो भी आदेश निकलता है, उस पर आप केवल मोहर लगा दीजिए, बस इतना ही आपके पास शक्ति है। आप इसके ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते और इसी के लिए आपको पेंशन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर सम्राट को कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि वह नाम मात्र का वह शासक है। और भी देखते हैं, देखें उनकी राजधानी केवल शाही किला, लाल किला, मतलब कि
राजधानी देखें तो लाल किला तक ही केवल सीमित हो गई थी। उसके कुछ आसपास के क्षेत्र थे, और लेकिन वास्तव में देखा जाए तो केवल लाल किला तक ही इनकी राजधानी सीमित हो चुकी थी, सिमट चुकी थी। न सेना उनके नियंत्रण में थी, न खजाना, न प्रशासन। यहाँ पर सम्राट के अंदर न राजनीतिक व्यवस्था, न प्रशासन, न खजाना, न सेना इनके अंदर में नहीं है। जब ये सब है ही नहीं तो केवल क्या है, वो नाम मात्र के वो शासक हैं, कठपुतली आप कह सकते हैं। बिल्कुल, ये सब सारी शक्तियाँ किसके पास हैं? अंग्रेजों के पास हैं। और भी देखते हैं, परंतु दिल्ली के लोग अब भी उन्हें बादशाह मानते थे और शाही गरिमा का सम्मान करते थे। जो भी दिल्ली की जनता थी वह इनको बादशाह मानती थी और इनके गरिमा का वह सम्मान भी करती थी। लेकिन वह भी जानते थे कि इनके पास कोई भी शक्ति नहीं है, केवल एक मोहरे की तरह उपयोग किए जा रहे हैं। और भी देखते हैं, गद्दी पर बैठने के बाद जफर ने न्याय, धर्म और साहित्य की बैठकों को बढ़ावा दिया। जब बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठे तो उन्होंने न्याय, धर्म और साहित्य की बैठकों पर उन्होंने बात की, उनको बढ़ावा दिया। क्योंकि आप अगर देखें तो 62 वर्ष की उम्र में बहादुर शाह जफर गद्दी पर बैठे हैं, और उस समय सभी लोग शांति की बात करते हैं। तो उस समय बहादुर शाह जफर न्याय, धर्म और साहित्य के उनको उन्होंने बढ़ावा दिया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, न्याय, धर्म और साहित्य की बैठकों को बढ़ावा दिया। मतलब कि अपने दरबार में उनको काफी प्रोत्साहित किया। उनका शासनकाल देखें अंग्रेजों की अधीनता में बीता, परंतु सांस्कृतिक रूप से दिल्ली अब भी शायरी तहजीब का केंद्र थी। भले ही उनका शासनकाल अंग्रेजों के अधीन भी था, लेकिन अब भी दरबार में शायरी, गजलें और तहजीब का वह केंद्र बन चुका था। मतलब कि ये सब सारे जो भी साहित्य से संबंधित हैं, जो भी शायरियाँ बोलने वाले हैं, गज़लें लिखने वाले हैं, उनको दरबार में पूरी तरह से सम्मान दिया गया। मतलब कि इन सब पर काफ़ी बहादुर शाह जफर इनको बढ़ावा दिए। तो उस समय ये सब काफ़ी एक बेहतर स्थिति में आ चुके थे लोग। और भी देखते हैं, 1857 की क्रांति हो गई। 1857 में क्रांति हुई, जिसे 1857 की क्रांति कहा गया। कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसे हम शॉर्ट में ना समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि इस पर हम लोग एक डिटेल लेक्चर बनाएंगे 1857 की क्रांति पर। तो इससे हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं केवल। 1857 की क्रांति भारतीय इतिहास का पहला संगठित स्वतंत्रता संग्राम था। भारतीय इतिहास का पहला संगठित स्वतंत्रता अभियान था यह। लेकिन फिर क्या हुआ? कारण सैनिक विद्रोह। सैनिकों ने विद्रोह किया। क्यों किया? क्योंकि एक अफवाह फैली कि जो भी इस समय कारतूसों में कारतूस होता था कि लोग अपने दांतों से खींचते थे लोग उसको,
कुछ लोगों ने अफवाह फैला दिया कि जो आप खींच रहे हैं उसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदू धर्म में गाय का कितना लोग सम्मान करते हैं, और वैसे ही मुस्लिम धर्म में सूअर की बात की जाती है। और देखा जाए तो एक बहुत बड़ी संख्या में हिंदू हैं, और और उसके बाद और संख्या में मुस्लिम हैं। मतलब कि दोनों का अंक का अगर देखा जाए तो काफ़ी अधिक लोग हैं हिंदू मुस्लिम। तो यह अफवाह फैलाई गई कि जो आप दांतों से खींच रहे हैं आप, वह गाय और सूअर की चर्बी का बना है वो। तो यह बात उनके धर्मों पर चोट पहुंचाई, और जब किसी व्यक्ति के धर्म पर कोई चोट पहुंचता है तो वह उसे सहन नहीं करता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है वो। तो मतलब यहाँ पर सीधा धर्म पर चोट किया गया। यह बात उतनी सत्य नहीं है। कहते हैं कि यह अफवाह फैलाई गई कि जो कारतूस है उसमें सूअर और गाय की चर्बी से बना हुआ है वो। यह एक अफवाह थी, लेकिन यह सत्य नहीं था। यह देखते हैं हम लोग। कारण सैनिक विद्रोह, कारतूसों में गाय सूअर की चर्बी की अफवाह फैली। जब अफवाह फैली तो सभी लोग जाने, जब जो लोग जानने लगे, तो जो भी अंग्रेजों के लिए काम करते थे तो उनके लेकर लोग बातें करने लगे कि आप अंग्रेजों के लिए काम करते हैं, और जो आप दांतों से खींचते हैं कारतूसों को, वह सूअर और गाय का चर्बी का बना हुआ है। तो आप अपने धर्म को क्या कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं। आपके धर्म के साथ क्या हो रहा है? खिलवाड़ हो रहा है। तो ये बातें सुनकर जो भी सैनिक थे, उस समय भारतीय सैनिक थे, वह क्या हो गए? खुद अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिए वो। जब विद्रोह किए तो क्या हुआ देखते हैं। 10 मई 1857 मेरठ से विद्रोह शुरू हुआ। 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? विद्रोही सिपाही दिल्ली पहुंचे और बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट घोषित किया। यह जो विद्रोह है वह मेरठ से शुरू हुआ 10 मई 1857 को, और सारे विद्रोही एकजुट होकर और दिल्ली पहुंचे। जब दिल्ली पहुंचे तो वहां पर बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया। मतलब कि नेतृत्वकर्ता उन्होंने बहादुर शाह जफर को घोषित किया। शुरू शुरू में बहादुर शाह जफर नेतृत्व करने से हिचकिचा रहे थे कि करें कि ना करें, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि जो भी यहाँ पर युवा हैं उनके मन में काफ़ी अपने देश के प्रति जोश है। वह अपने देश को आज़ाद करना चाहते हैं। जो भी अंग्रेज हैं उनको बाहर निकलना चाहते हैं। तो उस समय बहादुर शाह जफर सोचे कि ठीक है, नेतृत्व कर ही देते हैं। लेकिन केवल नेतृत्व किए, वो केवल नाम मात्र के थे वो। उन्होंने कुछ किया नहीं, केवल एक नाम लिया कि हम नेतृत्व कर रहे हैं वो। उसमें वह शामिल नहीं हुए। लेकिन यह सब लोग जान गए कि नेतृत्व कौन कर रहा है? सम्राट कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर कर रहे हैं नेतृत्व। लेकिन वह केवल एक संकेत मात्र थे वह। फिर क्या हुआ?
देखिए, जफर ने शुरू में हिचकिचाहट दिखाई। जफर शुरू में हिचकिचाहट दिखाई, मतलब कि करें कि ना करें, दुविधा वाली बात होगी, दिखाई। लेकिन अंततः आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया। अंत में उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया, कहा कि ठीक है, हम आपका नेतृत्व करते हैं। फिर क्या हुआ? उनके नाम पर विद्रोही सैनिक और जनता एकजुट हुए। जब सबको पता चल गया कि नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे हैं, तो जो भी विद्रोही लोग थे और जनता, सब लोग एकजुट होने लगे। तो सभी लोग क्या होने लगे? एकजुट होने लगे। जो भी विद्रोह करने वाले सैनिक हैं वह, और जो भी जनता है, क्योंकि सबको लगा कि हमारे जो सम्राट है बहादुर शाह जफर, वही इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो हम सब लोग मिलकर उनका साथ दें। तो सब लोग एकजुट होने लगे। और भी देखते हैं, दिल्ली में विद्रोह का केंद्र लाल किला बना। जो दिल्ली में विद्रोह का केंद्र बना वह लाल किला बना। और देखते हैं, विद्रोह के दौरान उनकी वास्तविक शक्ति नहीं थी। जब विद्रोह हो रहा था तो यह नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर, लेकिन केवल यह संकेत मात्र थे। इनके पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं थी। केवल विद्रोहियों ने इनका एक नाम लिया कि हमारे नेतृत्व कौन कर रहे हैं? सम्राट कर रहे हैं, बहादुर शाह जफर कर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई शक्ति तो नहीं है। देखिए, अंग्रेजों ने सितंबर 1857 तक दिल्ली को घेर लिया। दिसंबर सितंबर 1857 तक दिल्ली को अंग्रेजों ने घेर लिया। 20 सितंबर 1857 लाल किला अंग्रेजों के हाथ आ गया। मतलब कि विद्रोह को अंग्रेजों ने 20 सितंबर को दबा दिए। 20 सितंबर तक दबा दिए विद्रोह को लोग। अब बात आती है कि विद्रोह को कैसे दबा दिया गया। क्योंकि जितने विद्रोह हुए ना, वह एक साथ नहीं हुए, छिटपुट जगहों पर विद्रोह हुए और अलग अलग समय पर हुए। जब अगर समझिए छिटपुट जगहों पर होता है विद्रोह अंतराल कर कर, तो उसे दबाने में आसानी होती है। लेकिन अगर एक ही बार पूरा देश में विद्रोह हुआ होता, तो उस समय कहा जाता है कि भारत 1857 में ही आज़ाद हो गया होता। लेकिन एक साथ विद्रोह नहीं हुए। जब एक साथ विद्रोह नहीं हुआ, तो उन विद्रोहों को दबाने में अंग्रेज सफल हो गए। अगर एक डेट पर, अगर एक तारीख पर अगर भारत में पूरा विद्रोह होता, तो जो हमें आज़ादी 1947 में मिली, वह कहीं ना कहीं 1857 में ही आज़ादी मिल जाती। लेकिन जो हुआ वो तो हुआ। और भी देखते हैं, जब विद्रोह को दबा दिया गया, तो अब क्या हुआ कि जो भी विद्रोह को नेतृत्व किया था, उसको क्या किया जाएगा? पकड़ा जाएगा। उस समय एक एक बात और देख लेते हैं हम लोग, कि जब अंग्रेज लाल किला को घेर लिए और वहाँ पर कब्जा कर लिए लाल किला को, तो बहादुर शाह जफर भागकर हुमायूं के मकबरे में जाकर छिप गए वो उस समय। लेकिन
बाद में अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, गिरफ्तार कर लिया और उन पर मुकदमा चलाया गया। कहाँ मुकदमा चलाया गया? तो लाल किले में ही मुकदमा चलाया गया। तो देखते हैं, देखिए बहादुर शाह जफर पर मुकदमा लाल किले में चलाया गया। क्यों चलाया गया? उस समय आरोप क्या लगाया गया? उस समय विद्रोह का नेतृत्व करना, मतलब कि आप विद्रोह का आप नेतृत्व किए। क्यों कहा जा रहा है बहादुर शाह जफर को? पहला आरोप लगता है कि आप विद्रोह का नेतृत्व किए। दूसरा, देखें, अंग्रेजों की हत्या का जिम्मेदार होना। और अंग्रेज, जो भी अंग्रेज उस समय मारे गए, तो उनकी हत्या का कौन जिम्मेदार है? बहादुर शाह जफर जिम्मेदार है। और देखते हैं राजद्रोह, और उन पर राजद्रोह का भी आरोप लगाया गया, क्योंकि वह बोल रहे हैं कि वह, मतलब अंग्रेज बोल रहे हैं बहादुर शाह जफर से कि बहादुर शाह जफर हमारे लिए कार्य करता था, हमारे लिए काम करता था, हम उसको पेंशन देते थे, लेकिन हमारे खिलाफ उन्होंने विद्रोह में शामिल हुए, वो उन, उसका नेतृत्व किए। तो ये सब आरोप उन पर लगाए गए, बहादुर शाह जफर पर। और भी देखते हैं, फिर देखिए मुकदमा सार्वजनिक और ऐतिहासिक था। वह जो मुकदमा था वह सार्वजनिक, मतलब कि सभी लोग वहाँ पर जाकर देख सकते थे। और यह मुकदमा है वह ना ऐतिहासिक भी है, कि जिस लाल किला में आप शासन करते थे बैठकर, उसी लाल किला में आप पर मुकदमा चलाया जा रहा है। मतलब आप मुकदमा वहाँ पर लड़ रहे हैं। कभी आप वहाँ के सम्राट हुआ करते थे, कभी वहाँ आप शासन किया करते थे, और एक समय आया कि उसी लाल किला में आपके खिलाफ मुकदमा लड़ा जा रहा है। आप मुकदमा उसमें लड़ रहे हैं, आप पर आरोप लगाए गए हैं। तो यह जो मुकदमा था यह ऐतिहासिक मुकदमा देखने को मिलता है। और भी देखते हैं, उन्हें दोषी ठहराया गया और गद्दी से हमेशा के लिए हटा दिया गया। बहादुर शाह जफर को दोषी ठहराया गया और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए गद्दी से हटा दिया गया। और फिर क्या हुआ? सजा क्या मिली उनको? जब उनको गद्दी से हटा दिया गया तो सजा भी तो मिलेगी उनको। क्या सजा मिली? देखें, आजीवन, आजीवन मतलब निर्वासन कर दिया गया। उन्हें भारत से हमेशा हमेशा के लिए हटा दिया गया उनको, और उन्हें रंगून भेज दिया गया, जो कि उस समय बर्मा भी था, जो आज का देख सकते हैं कि म्यांमार जो आज देख रहे हैं आप, उसे ही रंगून और बर्मा वहीं का है। तो इतना समझे होंगे आप। रंगून बर्मा का जीवन और मृत्यु देख लेते हैं। जब बहादुर शाह जफर को रंगून भेजा गया, मतलब कि बर्मा, जो आज का म्यांमार है, वहाँ पर उनको भेजा गया, तो उनका जीवन वहाँ पर कैसा रहा, उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। 1858 में बहादुर शाह जफर को पत्नी जीनत महल और परिवार के साथ बर्मा भेजा गया। 1858 में बहादुर शाह जफर और उनकी पत्नी जीनत महल को रंगून भेजा गया, मतलब कि इनकी रंगून बर्मा वही देख सकते हैं आप, भेजा गया। दिल्ली में उनके बेटे और परिवार के कई सदस्य मारे गए। दिल्ली में बहादुर शाह जफर के बेटे और उनके परिवार के कई सदस्य मारे गए। और देखते हैं, देखिए रंगून में जीवन कठिन था, न शाही जीवन न सम्मान। जब वहाँ पर गए हुआ तो
जो जीवन था उनका बहादुर शाह जफर का वो काफ़ी कठिन था, क्योंकि न शाही सम्मान है, जो भी आप कर रहे हैं वहाँ पर, वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह आप कार्य कर रहे हैं। मतलब कि उस समय आपके पास कोई भी शान-ओ-शौकत कुछ नहीं है। एक सामान्य नागरिक की तरह आप वहाँ पर रह रहे हैं। तो वहाँ पर न शाही जीवन था, न वहाँ पर सम्मान था। और भी देखते हैं, उन्होंने वहीं गज़लें लिखी, जिनमें देश की मिट्टी से दूर होने का दर्द झलकता है। जो शायरियाँ लिखते हैं, तो जब कभी भी ऐसी परिस्थिति में वो फँसते हैं, जहाँ से उनको अपने ज़मीन, अपने देश की जब याद आती है, तो वो लोग अपने दुःख दर्द को अपने शब्दों में बयाँ करते हैं वो। जिसमें कि कुछ ही शब्दों में सारी घटनाएँ साफ-साफ झलकती हैं, दिखती हैं। तो वहाँ पर उन्होंने शायरियाँ लिखी, गज़लें लिखे, जिसमें अपने देश से दूर होने का दर्द साफ-साफ दिखता था। और भी देखते हैं, 7 नवंबर 1862 बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई। 7 नवंबर 1862 को बहादुर शाह जफर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और भी देखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि 62 वर्ष की उम्र में वो खुद गद्दी पर बैठे थे वो, तो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे वो पहले से ही। तो यह इनकी मृत्यु 1862 में हो गई। और भी देखते हैं, उनकी कब्र को छुपा दिया गया ताकि कोई भारतीय उन्हें प्रेरणा न मान ले। उनकी कब्र को वहाँ पर छुपा दिया गया ताकि कोई भारतीय उनको प्रेरणा न मान ले, कि मतलब कि होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हर कि व्यक्ति को अपना क्या करते मानते हैं, आइडिया मानते हैं, प्रेरणा स्रोत मानते हैं, उनके ही रास्ते पर लोग चलते हैं। तो इसीलिए उनके कब्र को वहाँ पर छुपा दिया गया कि कोई भारतीय अपना आइडियल न मान ले इन्हें, इनके रास्ते पर कोई चले ना। तो इसलिए वहाँ पर उनके कब्र को छुपा दिया गया। और भी देखते हैं, बाद में उनकी कब्र पर छोटा सा पत्थर लगाया गया। बाद में मतलब कि जो लंबे समय के बाद वहाँ पर उनकी कब्र पर एक छोटा सा पत्थर लगा दिया गया, संकेत के लिए। साहित्य में योगदान देख लेते हैं, साहित्य में क्या 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 योगदान रहे उस पर भी हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, बहादुर शाह जफर एक शासक ही नहीं बल्कि महान शायर भी थे। जो बहादुर शाह जफर हैं, वह एक शासक ही नहीं थे, वह एक महान वह शायर शायर भी थे। शायरियाँ लिखते थे, गज़लें लिखते थे। साहित्य पर उनकी काफ़ी अधिक गहरी पकड़ थी उनकी। उनकी गज़लें उर्दू साहित्य में अमर हैं। बहादुर शाह जफर की जो गज़लें हैं, वह उर्दू में आज भी अमर हैं। अगर आप इंटरनेट पर डालेंगे तो बहुत सारी गज़लें, शायरियाँ उनकी आ जाएँगी। अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ पर देख सकते हैं। उनकी शायरी में, जब वो शायरी लिखते थे तो उनकी शायरी में क्या-क्या दिखता था? दर्द दिखता था। मतलब कि दर्द कब होता है लोगों को? जब किसी से लोग बिछड़ते हैं, जब उनको कोई चोट पहुँचाता है, तो उस समय दर्द की अनुभूति होती है। बे बेबसी बेबसी भी दिखती थी उनकी गज़लें और शायरियाँ में। बेबसी का मतलब होता है कि आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। चाह कर भी आप नहीं कर पाते हैं। मतलब कि आप बेबस हैं। आप करना तो चाहते हैं, लेकिन आप कर नहीं पाते हैं। तो वह भी बेबसी भी दिखती थी।
बहादुर शाह जफर की गज़लों और शायरियों में। फिर देखें तो वहाँ पर उन पर इंसानियत और अल्लाह से शिकायत झलकती थी। बहादुर शाह जफर की गज़लों में इंसानियत मतलब कि हर व्यक्ति का वह सम्मान की नज़र से देखते थे। वह किसी भी व्यक्ति पर कोई भी जुल्म ना हो, हर व्यक्ति अपनी अपनी मर्जी से अपना जीवन जिए। और बहादुर शाह जफर अल्लाह से शिकायत भी करते थे कि जो भी अंग्रेज हैं भारतीय लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, तो उनको लेकर वो अल्लाह से शिकायत करते थे कि जो हो रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति का जीवन जीने का अपना अपना एक तरीका होता है। आप किसी को जुल्म से जीवन जो गुजार रहे हैं, जैसे कि अंग्रेज थे तो यहाँ पर किसानों और जमींदारों पर वह काफ़ी जुल्म करते थे। तो उन्हीं को लेकर बहादुर शाह जफर अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं कि जो अंग्रेज जुल्म कर रहे हैं वह जुल्म नहीं होना चाहिए। सबके सभी व्यक्तियों का सम्मान करना चाहिए। और भी देखते हैं, सबसे प्रसिद्ध शेर है, उन्होंने बहादुर शाह जफर शेर लिखे, जिसमें सबसे प्रसिद्ध एक शेर है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कितना बदनसीब है जफर, कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी ना मिली। मतलब यह बहादुर शाह जफर लिख रहे हैं कि कितना बदनसीब है जफर, दफन के लिए 2 गज जमीन भी नहीं मिली। कू ए याद में, कू का मतलब होता है कि गली, मोहल्ला, सड़क, और याद का मतलब होता है कि प्रेमी। मतलब कि प्रेमी की गली में भी 2 गज जमीन नहीं मिली। तो ऐसी शायरियाँ वो लिखते थे। यह काफ़ी प्रसिद्ध है शेर है बहादुर शाह जफर का। और भी देखते हैं ऐतिहासिक महत्व क्या क्या है, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह थे। उनके पतन के साथ 300 साल का मुगल शासन समाप्त हो गया। जैसे ही उनकी मृत्यु हुई तो 300 सालों का मुगल शासन समाप्त हो गया। तो आप बहादुर शाह जफर के बारे में एक एक घटनाओं को काफ़ी विस्तार पूर्वक एक आसान भाषा में समझे होंगे। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।